गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे थे। पहला कि आखिर क्यों परग्रहियों ने हम इंसानों पर मेहरबानी करके हमें साइंस और मैथमेटिक्स के वो प्रिंसिपल दिए जिन्हें सीखकर प्रैक्टिकली आज हम इतने ज्यादा डेवलप हो गए, और दूसरा ये कि क्या एंशिएंट इजिप्ट से बाहर निकलकर भी हमें किसी और सिविलाइजेशन और यहाँ तक कि इंडियन सिविलाइजेशन में भी एलियन कॉन्टैक्ट के प्रूफ देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। तो गाइस, दिल को थाम लीजिए क्योंकि आज आप सबसे पहली बार वो सच्चाई जानने वाले हैं जिसकी शायद कल्पना आपने कभी भी नहीं की होगी। साल 1960 कजाकिस्तान के 2 साइंटिस्ट ने आइकिरस जर्नल में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी को पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग हम इंसान कोई नेचुरल इवॉल्व हुए प्राणी नहीं बल्कि एलियन लैब में तैयार हुए एक एडवांस प्रोडक्ट है। बट इतनी बड़ी बात उन्होंने आखिर किस बेसिस पर बोली? असल में देखो, हम इंसानों के डीएनए में 23 क्रोमोसोम पेयर होते हैं, जबकि बात हम हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स यानी कि चिंपैंजीज या फिर गोरिल्लास की जाए तो उनके पास 24 पेयर होते हैं। अब देखो, माना यह जाता है कि इतिहास में एक समय पर अचानक से हमारे डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए थे जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम का वो जो 24th पेयर था ना, उसमें फ्यूजन हुआ था और हम इंसानों का डीएनए ट्रेंड एक तरीके से बदल गया था। बट वेट अ सेकंड, आखिर इतना बड़ा चेंज इतिहास में अचानक से जनरेट हुआ ही क्यों था? वेल, इसका जवाब हमें मिला जापान में। असल में देखो, जापान इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड और एनिमल्स के कोर डीएनए स्ट्रक्चर को जेनेटिक इंजीनियरिंग करके चेंज करने की परमिशन वहां के साइंटिस्ट को दे रही है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर आज की डेट में भी आप जापानीज इंजीनियर के काम करने के तरीके पर नजर डालेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि प्रैक्टिकली वो भी अलग अलग एनिमल्स के डीएनए में जो क्रोमोसोम है उसमें फ्यूजन को क्रिएट करके उनके डीएनए के कोर स्ट्रक्चर को चेंज करने का ट्राई करते हैं ताकि वो एनिमल्स पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट और ताकतवर बन सके। यानी कि ये ठीक वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसे अगर इवोल्यूशन की रेस में देखा जाए तो खुद हमारे बड़े बड़े रिसर्चर्स ये मानते हैं कि हम इंसानों के साथ भी इतिहास में ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज की डेट के बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स भी अब काफी हद तक ये मानने लगे हैं कि यस, पास्ट में हम इंसानों के डीएनए के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी और उसी का ही नतीजा ये निकला कि हम हमारे समय से काफी ज्यादा मेंटली और फिजिकली डेवलप हो गए। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर इतिहास में इतनी बड़ी चीज परग्रहियों ने हम इंसानों के साथ की तो क्या इसके कोई भी एविडेंसेस हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं? और उसका आंसर है भर भर कर मिलते हैं। गाइस, आप इतिहास की किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन को उठा कर देखिए, आपको ये पता चलेगा कि भले ही वो सिविलाइजेशन रिचुअल, टाइमिंग या फिर लोकेशन के हिसाब से एक दूसरे से कोसों कोसों अलग और दूर रही हो, लेकिन फिर भी उन सभी में एक चीज कॉमन थी और वो थी देवताओं के द्वारा इंसानों को बनाना। एग्जाम्पल के लिए खुद हमारे वैदिक साहित्य और पुराणों में हमें ये वर्णन देखने को मिलता है जहाँ पर मानव यानी कि मनु आदि की उत्पत्ति ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा की गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में तो बहुत से हमें ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि स्वर्ग से आए हुए देवताओं ने मिट्टी और कुछ केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकली हम इंसानों को बनाया था। इवन बात अगर बाइबल की भी करूं तो उसमें भी ईश्वर मानव को मिट्टी से बनाते हैं। यानी कि एक बात पूरे तरीके से साफ है कि किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमें नेचुरल ह्यूमन इवोल्यूशन का जिक्र साफ तौर से देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह पर हमें अलग अलग जगह ये सुनने को मिलता है कि ऊपर आसमान से आए हुए देवताओं ने अलग अलग तरीके से हम इंसानों को भाई साहब बनाया था। तो एक सवाल जो अब आपके दिमाग में खड़ा हुआ होगा कि भाई चलो मान लेते हैं कि पास्ट में किसी भारी एलियन सिविलाइजेशन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम इंसानों को वैसा बनाया जैसे आज हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर भी भाई सवाल तो ये खड़ा होता है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया ही क्यों? मतलब उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते हुए उन्होंने हमें साइंस और मैथमेटिक्स के वो प्रिंसिपल दिए जो शायद जानना हम डिजर्व ही नहीं करते थे। तो गाइस, दिल को थाम लीजिए क्योंकि अब मैं आपको हमारे इतिहास की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपको खुद को देखने का नजरिया ही एक ही झटके में बदल जाएगा।
मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने बड़े बड़े शहर को बनाना और जो पुरानी चीजें होती है ना भाई, उनको पत्थरों पर या फिर शिलाओं पर कार्व करना सीखा। इंटरेस्टिंगली, अगर इसी सिविलाइजेशन के शुरुआती एक शिलालेख आर्थेसिस पर लिखी हुई एक कहानी को समझा जाए तो उसके अकॉर्डिंग एक दिन अचानक से कुछ देवता धरती पर कुछ मिनरल्स लाइक गोल्ड या फिर कोल या फिर दूसरी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बड़े जायंट प्लेन से नीचे उतरे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस प्लेन में दो अलग अलग कैटेगरी के देवता मौजूद थे। पहले बड़े देवता जिन्हें एनलिल के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे छोटे देवता थे जिनको आइगिगी के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पेट्रोग्राफ के अकॉर्डिंग जब बड़े देवताओं ने छोटे देवताओं के ऊपर कम समय में ज्यादा खनिज एक्सट्रैक्ट करने का प्रेशर डाला तो छोटे देवताओं ने ज्यादा काम होने की वजह से एक तरीके से स्ट्राइक ही कर दी, जिससे बाहर आने के लिए बड़े देवताओं ने यह सोचा कि भाई हमें प्रैक्टिकली इसी प्लेनेट यानी कि अर्थ पर ही कुछ वर्कर्स को डेवलप करना होगा, जिसके चलते हुए उन्होंने अगेन मिट्टी और कुछ मैजिकल लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए इंसानी वर्कर्स को बनाकर तैयार किया। इंटरेस्टिंगली, इसी थ्योरी को आगे चलकर मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करने का काम किया बाकू के एक फेमस ऑथर और रिसर्चर ज़ेखेरिया सिटचिन ने, जिन्होंने कई साल की रिसर्च और हजारों कार्विंग और शिलालेख का अध्ययन करके एक फेमस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा, जिसे आज भी कहा जाता है एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी। इंटरेस्टिंगली, सिटचिन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन में जिन देवताओं का जिक्र किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि सुमेरियन गॉड अनुनाकी थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आउटर स्पेस के एक प्लेनेट निबुरु से लगभग 4.5 लाख साल पहले धरती पर उतरे थे और उनका मकसद था जमीन से सोना और दूसरे मिनरल्स को निकालना। इसके बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई ये काम ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, जिसके चलते हुए उन्होंने धरती पर ही अपने लिए एक सर्वेंट बनाने के लिए हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस को सेलेक्ट किया। एंड इंटरेस्टिंगली, उन्होंने होमो इरेक्टस के डीएनए में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके खुद के जीन को मिलाया और उनको प्रैक्टिकली, मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बायोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो इस बात को मानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जिस स्मार्ट ह्यूमन स्पीशी को बनाकर तैयार किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि होमो सेपियंस थी, यानी कि हम खुद। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये थ्योरी दुनिया के सामने आई, इस थ्योरी ने अचानक से ही बहुत से ऐसे राज खोल दिए जिसका जवाब प्रैक्टिकली हमें कभी भी मिल ही नहीं पा रहा था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इस थ्योरी को बेस मानकर आप इजिप्ट के पिरामिड की तरफ देखेंगे तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि आखिर 4500 साल पहले हम इंसानों ने इतनी साइंस और मैथमेटिक्स का यूज करके उन पिरामिड्स को बनाया कैसे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद अलग अलग हिस्सों में वो सारे स्कल्पचर्स या फिर चीजें जिसे देखकर हमें ये लगता है कि भाई ये तो ना अपने समय से काफी ज्यादा एडवांस है। प्रैक्टिकली अगर इस थ्योरी को बेस मानकर आप उन्हें एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपको ये बहुत बखूबी समझ में आ जाएगी कि आखिर कैसे इतने साल पहले हमने इतनी एडवांस चीज को बनाया कैसे था। यानी कि यहाँ तक एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि हम इंसान अपने शुरुआती दौर में कुछ और नहीं बल्कि परघरेइयों के गुलाम थे। बट वेट भाई, अगर ये चीज पूरे तरीके से सही है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एलियन सिविलाइजेशन ने हम इंसानों को गुलाम बनाकर रखा था, तो भाई प्रैक्टिकली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक वैसे ही एविडेंसेस हमें दूसरी सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलने चाहिए, राइट? तो चलो इस रात से भी पर्दा उठाते हैं। एंशिएंट सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि यह सिविलाइजेशन प्रैक्टिकली अपने समय से काफी ज्यादा एडवांस थी। इंटरेस्टिंगली, यही वो सबसे पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने हम इंसानों को किसानी, एस्ट्रोनॉमी और बड़े बड़े घरों को बनाना सिखाया। बट वेट अ सेकंड, आखिर इन लोगों ने उस समय इतनी बड़ी बड़ी और एडवांस चीजें आखिर की ही कैसे? एक्चुअली गाइज, इस सिविलाइजेशन में हमें बार बार एक नाम सुनने को मिलता है और वो है 19। असल में गाइज, इस सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग 19 एक बेहद ही अजीब से देवता थे जो कि आसमान से आए थे और वो दिन में जमीन पर रहकर लोगों को खेती, किसानी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बेसिक साइंस और फिजिक्स के लॉ सिखाते थे, जबकि अंधेरा होते
वो तुरंत ही पानी के अंदर चले जाते थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनकी जो बॉडी थी वो आधी इंसानी और आधी मछली की जैसी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर माया सिविलाइजेशन की जाए तो प्रैक्टिकली देखो माया सिविलाइजेशन को उनके कैलेंडर, प्रिडिक्शन और टेक्नोलॉजी की वजह से आज की डेट में भी बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन एक बात जो फॉर श्योर आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि खुद माया सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना है कि उन्हें ये एडवांस प्रिंसिपल और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी उनके ही राजा के इनिक जनाब पाकाल ने सिखाई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि साल 1952 में मैक्सिको के चियापास में जब आर्कियोलॉजिस्ट को किंग पाकाल की कब्र एक खुदाई के दौरान मिली तो उनके ऊपर बनी इस कार्विंग ने लिटरली सभी रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि इस कार्विंग में आप भी क्लियरली ये देख सकते हैं कि कैसे किंग पाकाल एक तरीके की फ्यूचरिस्टिक मशीन के अंदर बैठे हुए हैं। इवन बात अगर उनके इक्विपमेंट की जाए तो यहाँ पर क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि वो मशीन में सिर्फ बैठे ही नहीं है बल्कि वो इसको प्रैक्टिकली चला भी रहे हैं और उनके सर पर हमें एक वायर्ड हेलमेट जैसी चीज भी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इस कार्विंग को आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की किसी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करने का ट्राई करेंगे तो हमें काफी हद तक एक एडवांस एयरक्राफ्ट के अंदर का सीन देखने को मिलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन का एक ऐसा राजा जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बाकी इंसानों से टोटल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा था, आखिर वो उस जमाने में इस तरीके की किस मशीन का इस्तेमाल करता था। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर हमारे पड़ोसी यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन की जाए तो देखो चाइनीज सिविलाइजेशन के इनिशियल स्टेज में एक एम्परर काफी ज्यादा फेमस था जिसका नाम था हांगडी। इंटरेस्टिंगली उसके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने ही चाइना को पहिया, रथ, लिखाई और खेती करना सिखाया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जिस सम्राट को आप इंसानी सम्राट समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसका इतिहास इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। असल में गाइस इस सम्राट के बारे में ये कहा जाता है कि एक दिन जब उनकी मदर खुले में घूम रही थी तभी अचानक से आउटर स्पेस से एक अजीब सी लाइट उनके ऊपर गिरी। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये सारी चीजें हुई उनकी मदर प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद जन्म लिया सम्राट हांगडी ने। इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपने शासनकाल में चाइना को बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल सिखाए जो कि हम इंसानों की दिमाग से भी परे थे। जब उनका काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने स्वर्ग से एक उड़ने वाले वाहन को बुलाया, वो उसमें बैठे और आज तक भी वो वापस नहीं आए हैं। वेल, अब वो स्वर्ग से आने वाला कोई वाहन था या फिर आउटर स्पेस से आई हुई कोई यूएफओ, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ तक एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि चाहे कोई भी सिविलाइजेशन हो या देश हो, हर एक के अंदर हमें आउटर स्पेस से आए हुए देवता या फिर एलियंस का जिक्र देखने को तो मिलता ही है। पर इंडियन सिविलाइजेशन का क्या हमें हमारी सिविलाइजेशन में भी ऐसे कोई प्रूफ देखने को मिलते हैं या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट। विमान एक ऐसा शब्द जो कि हमें बार बार हमारे शास्त्रों में सुनने को मिलता है, बट प्रैक्टिकली ये विमान था क्या? देखो इसका सबसे फेमस एग्जांपल हमें रामायण में पुष्पक विमान की तर्ज पर देखने को मिलता है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये एक 2 मंजिला गोल सा एक एयरक्राफ्ट था जिसमें खिड़कियां और गुंबद भी मौजूद थी। इंटरेस्टिंगली इसके बारे में ये कहा जाता था कि जब भी आसमान में उड़ता था तो उस वक्त इससे ना एक बहुत स्वीट सी मेलोडी भी प्रोड्यूस होती थी। बट हाउ इट्स इवन पॉसिबल कि आज से इतने साल पहले जब इंसान बेसिक साइंस के प्रिंसिपल भी नहीं जानता था तब उस वक्त हम एक ऐसे विमान को उड़ा रहे थे जो प्रैक्टिकली एक डबल स्टोरी बिल्डिंग को ही लेकर उड़ रहा था। इवन बात अगर महावीर चरित ग्रंथ की करूं जो कि 8th सेंचुरी का जैन ग्रंथ माना जाता है तो उसमें तो क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि रात के अंधेरे में आसमान लिटरली उड़न खटोलों से भर जाता था जो खुद तो काले थे लेकिन उनसे निकलने वाली येलो लाइट पूरे ही आसमान में चमकती रहती थी। अब देखो गाइज अगर इस एंशिएंट टेक्स्ट को मॉडर्न यूएफओ साइटिंग से कनेक्ट करके देखा जाए तो भाई साहब ये 100% मैच करती है। लेकिन एक सवाल जो फिर भी मेरे दिमाग में खड़ा हुआ वो ये था गाइस कि आज से इतने साल पहले प्रैक्टिकली ये विमान हमारे आसमान में आ कहां से रहे थे? वेल गाइस इसका काफी हद तक जवाब हमें मिलता है मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट यंत्र सर्वस्व और सम्रांगण सूत्रधार में, जिसमें क्लियरली ये बोला गया है कि इन तरीके के एयरक्राफ्ट पूरे ही तरीके से दिव्य थे और इसे इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया था। इवन एक बड़े संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर वी राघवन ने तो 50 साल तक वेद और पौराणिक ग्रंथों पर
स्टडी करने के बाद क्लियरली ये बोला है कि ये टेक्स्ट प्रूफ करते हैं कि एलियंस 4000 बीसी या फिर उससे पहले भी अर्थ पर आए थे। उनका तो ये भी कहना है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग मशीन, माइंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और अलग अलग चीजों का जिक्र हमें हमारे इतिहास में देखने को मिलता है, जो क्लियरली इस दुनिया की टेक्नोलॉजी तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगती। इवन बात अगर विमानिका शास्त्र की भी की जाए तो भाई इसमें तो एंशिएंट विमान यानी कि एयरक्राफ्ट के प्रैक्टिकली ब्लूप्रिंट्स तक मौजूद हैं, जिसमें यह तक बताया गया है कि किस तरीके के एयरक्राफ्ट में किस मेटल का यूज किया जाएगा और आखिर इसे कैसे एक पायलट अपने दिमाग से कंट्रोल करेगा। बट इंटरेस्टिंगली इस शास्त्र में जो भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं प्रैक्टिकली भाई वो इस दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट को छोड़कर बात अगर वेपन्स की भी की जाए तो महाभारत इसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि महाभारत में एक से बड़े एक और अजीब से वेपन्स का यूज किया गया है। इवन कहा तो ये भी जाता है कि महाभारत में एक अननोन वेपन का इस्तेमाल किया गया था जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जैसे ही उसने धरती को हिट किया आसपास खड़े हुए सारे ही सैनिक लिटरली एक ही झटके में फ्राई तक हो गए। इवन ये इंपैक्ट इतना ज्यादा तेज था कि उनके नाखून तक झड़ गए और इवन बर्ड्स के फेदर व्हाइट हो गए और वहां पर जितना भी फूड मौजूद था वो सभी का सभी पॉइजनस हो गया। अब देखो गाइस, अगर इस पूरे ही डिस्क्रिप्शन को आप हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हुए न्यूक्लियर अटैक के साथ कंपेयर करोगे ना भाई, तो इसकी डिस्क्रिप्शन 100% मैच करती है। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज के मॉडर्न साइंटिस्ट इस इंसिडेंट को एंशिएंट न्यूक्लियर इंसिडेंट से भी कनेक्ट करके देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आपको ना वहां पर प्रैक्टिकली दो ग्रुप्स नजर आएंगे। पहले देवता जो कि एडवांस एयरक्राफ्ट में उड़ते थे, उनके पास अपने एडवांस वेपन थे, और दूसरा उनसे फाइट करने के लिए असुर जो कि अपने अलग एयरक्राफ्ट में उड़ते थे और उनके पास उनके अलग तरीके के वेपन हुआ करते थे। यानी कि ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर अगर इस चीज को देखा जाए तो अर्थ पर दो अलग अलग प्लेनेट या फिर जगह से आई हुई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद थी जो कि प्रैक्टिकली एक दूसरे से अर्थ पर कब्जा करने के लिए लड़ रही थी। अब क्योंकि ये चीज इंसानी दिमाग और हमारी सोच से परे थी तो हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग इनको इस तरीके से लिखा जैसे हम आज इन्हें पढ़ रहे हैं। और बाय द वे गाइस देखो ये कोई मेरे शब्द नहीं है बल्कि 20th सेंचुरी के एक फेमस साइंटिस्ट हुए पुरुषोत्तम नाम्बियार, उन्होंने ये बोला था। देखो गाइज ऑनेस्टली बात अगर मैं सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की ही करूं तो रामायण महाभारत में यूज होने वाले वेपन्स, संजीवनी बूटी और ना जाने कितने ही ऐसे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें अगर मैं आपके सामने बताने लगूं ना भाई तो सर से लेकर पैर तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो गाइज अब अगर आप ये चाहते हो कि इस वीडियो का थर्ड और लास्ट पार्ट भी बनाकर मैं आपके सामने रखूं जिसमें मैं सिर्फ हमारे वेद और पुराण में मौजूद सारे ही इंसिडेंट, रामायण और महाभारत में यूज हुई सारी ही टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से डिकोड करूं तो आपको एक बार फिर से वही करना है जो आपने इस वीडियो के पार्ट 1 के साथ किया था, यानी कि इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करना है। 5000 लाइक मुझे इस वीडियो के ऊपर भी चाहिए। दिल खोलकर शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और पार्ट 3 आप चाहते हैं या फिर नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ देकर आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, जिसमें आप अपने कॉमेंट्स को प्रायोरिटी भी दिला सकते हैं और यूनिक अंदाज में नए नए इमोजी का यूज करके लिख भी सकते हैं। अब देखो गाइज इस वीडियो का पार्ट 3 बनेगा या नहीं ये तो डिपेंड करता है आपके रेस्पॉन्स पर, बट टिल देन जय हिंद।